नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। मैं हूँ आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं सामाजिक ज्ञान विद एलेक्स। तो एक बहुत ही प्यारा लाइन है, जिंदगी तो बहुत हल्की है, सारा खोज, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So as we have seen in our previous video lectures, how traders were worried about the different restrictions were imposed in Europe, and for the dissolution of these restrictions, a custom union formed a system known as Zollverein. Okay, or under Zollverein, many changes were made uh, to benefited the traders, and the changes were in Europe. There on that time there were 30 currencies were circulated in in trading. So under Zollverein it will be reduced to 30 currency to 2 currency. Railway networks were promoted to promote the trading throughout the Europes, and many more changes were done, okay, to satisfy the traders and to improve the to emphasize the traders throughout the Europes. तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि कैसे यूरोप में ट्रेडर्स को राहत देने के लिए जोलबीन फॉर्म हुआ और उसके उसके तहत काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले. So now from today our topic is a new conservatism after 1815. So आज का हमारा टॉपिक है a new conservatism after 1815. So as you remember, Napoleon enters in France in 1799, and his rule end in 1850. ओके, तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस में एंटर करता है 1799 में और उसका रूल जो है वो 1815 में एंड हो जाता है. सो हियर द क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन विद द नेपोलियन दैट हिज रूल विल बी गोइंग टू एंड इन 1850. तो आखिर 1815 में ऐसा क्या होता है कि नेपोलियन का रूल जो है वो एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है. सो इन 1815 a fight a fight was fought between Napoleon. A fight was fought between Napoleon and four nation four countries, including Russia, Prussia, Austria, and Britain. ओके, सो 1815 में क्या होता है, एक लड़ाई होती है, एक जंग होता है, एक फाइट होता है. और एक तरफ जो था वो था नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरी तरफ जो ये थे ये चार कंट्री, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस रूसिया, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया. और इन दिस बैटल नेपोलियन लूज द बैटल. इन दिस फाइट नेपोलियन लूज द बैटल. और इस जंग में जो है नेपोलियन जो है वो हार जाता है, ठीक है. और इन दिस बैटल नेपोलियन lose and this battle came to known as Battle of Waterloo. Battle of Waterloo. Battle of Waterloo 1815. Battle of Waterloo 1815. So we have to remember this. तो 1815 में क्या होता है, एक फाइट होती है और फाइट में एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ था रूसिया, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया. और इन दिस बैटल नेपोलियन lose the battles, and these four countries get the victory over Napoleon, and this battle came to be known as the Battle of Waterloo 1815. अब ये जो चार जो जीते हुए नेशन थे, ठीक है, ये लोग जो थे ये कंजर्वेटिव थे, ठीक है. ये लोग जो थे ये कंजर्वेटिव मतलब ये लोग पुराने ख्यालात के थे, ठीक है. ये पुरानी चीजों को मानने वाले ये लोग जो चारों ये नेशन थे, ठीक है. ये जो चार नेशन थे प्रूसिया, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये लोग जो थे ये लोग कंजर्वेटिव थे, ठीक है. ये लोग थे कंजर्वेटिव. सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज कंजर्वेटिव मीन्स. ओके, तो ये जो चारों नेशन थे ये कंजर्वेटिव थे. तो
इनका ऐसा मानना था, ठीक है, दे don't want they don't want any change, they don't want any change इन सोसाइटी, ठीक है, ये सोसाइटी में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं चाहते थे। पहले से अगर मोनार्की चलते आ रहा है तो उसको चलने देना चाह रहे थे। ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, ये नहीं चाह रहे थे कि हमें लिबर्टी चाहिए, ये नहीं चाह रहे थे कि हमें फर्टर्निटी चाहिए, ये नहीं चाह रहे थे कि हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये चाह रहे थे दोबारा से, ठीक है, दे वांट मोनार्की, they want monarchy can be restored, they want monarchy can be restored। ये चाह रहे थे कि दोबारा से जो है मोनार्की जो है हमारे हमारे रीजन में, हमारे कंट्रीज में दोबारा से मोनार्की है। इसके साथ साथ ये एक चीज और कर रहे थे, ठीक है, ये जो है अपोज कर रहे थे, ठीक है, ये अपोज कर रहे थे द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। मतलब जो एक सिंगल रूलर जो है पूरे कंट्रीज पे जब रूल करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो जो ऑटोक्रेसी को खत्म जो नेपोलियन ने किया था, तो उसको भी ये लोग अपोज कर रहे थे। और ये लोग चाह रहे थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये लोग चाह रहे थे कि नहीं, हमें जो है ऑटोक्रेसी चाहिए, हमें जो है मोनार्की चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं चाहिए, हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लोग पुराने ख्यालात के थे। और ये लोग क्या करते हैं, नेपोलियन ने जितने सारे भी चेंजेस किए थे, ठीक है, नेपोलियन ने जितने सारे भी चेंजेस किए थे, जैसे कि उसने कॉमन पीपल के हाथों में जो है रूल पावर दे दिया था, ठीक है, इक्वलिटी को लाया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ को इम्पोज किया था। तो इन सारे चेंजेस को ये लोग हटा देते हैं। और जो पहले सिस्टम था नेपोलियन के आने से पहले 1799 के मतलब सॉरी, पहले जो सिस्टम था, मतलब मोनार्की, ऑटोक्रेसी, जिसमें किंग रूल करता था, वो सारे सिस्टम को फिर से दोबारा ये ला देते हैं। मतलब नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे चेंजेस को ये लोग हटा देते हैं और फिर से ये अपने रूल को इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने, जो कंजर्वेटिव थे, ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मोनार्की को, ठीक है, दे रीस्टोर्ड मोनार्की, मोनार्की को है जो दोबारा से इन लोगों ने ला दिया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने किया, रीस्टोर्ड द पावर ऑफ चर्चेज, रीस्टोर्ड द पावर ऑफ चर्च, ब्रिंग बैक सोशल हायरार्की। उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, रीएस्टैब्लिश्ड ऑटोक्रेसी। तो ये जो कंजर्वेटिव थे, जो पहले सिस्टम था, उसी को दोबारा से ये लोग लाना चाह रहे थे। और इन लोगों ने एडॉप्टेड द सेंसरशिप। So here we need to remember these were the changes, okay, made by the conservatives in Europe। इन लोगों ने क्या किया, दोबारा से मोनार्की को लागू कर दिया, दे रिस्टोर्ड मोनार्की अगेन, दोबारा से मोनार्की को लागू कर दिया। रिस्टोर्ड द पावर ऑफ चर्च, और दोबारा से जो चर्चेज को, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए होते थे, जैसे कि जो चर्चेज के जो हेड होते थे, जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, उनको क्या था, वो दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द टैक्सेस, मतलब उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो इन लोगों ने जो चर्चेज के जो हेड है, उनको जो दोबारा से स्पेशल पावर, स्पेशल ट्रीटमेंट जो उनको मिलता था, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया, सोशल हायरार्की को फिर से जो है सोसाइटी में इन लोगों ने इम्पोज कर दिया, जिसमें कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, अपर मिडिल क्लास। तो इसको सोशल हायरार्की को भी इन्होंने दोबारा से लागू कर दिया। ऑटोक्रेसी को दोबारा से इन लोगों ने, मतलब अब सिर्फ एक ही राजा जो है, एक सिंगल व्यक्ति जो है, वो पूरे रीजन पे जो है वो रूल करेगा और उसके नीचे सारे लोग अधीन रहेंगे और जो वो कहेगा वो सभी को मानना पड़ेगा। तो ऑटोक्रेसी को इन लोगों ने दोबारा से रीस्टोर कर दिया और अडॉप्टेड द सेंसरशिप, और इन लोगों ने सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप मतलब कोई भी राजा के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय का अपोज नहीं कर सकता है। तो इन लोगों ने ये सारे बदलाव किए। और इसके बाद अपार्ट, मतलब इन
इतने सारे काम करने के बाद भी, ठीक है, ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन किया, ठीक है, और उस ट्रीटी को बोला जाता है, ठीक है, इतना सारा चेंज इन लोगों ने सोसाइटी में कर दिया। उसके बाद जो ये चार नेशन थे, चार नेशन, आई रिमेम्बर, रसिया, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं रसिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और ब्रिटेन और प्रूसिया, प्रूसिया। तो इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, इन चारों कंट्री ने एक ट्रीटी साइन किया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना 1815, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। और इन चारों लोग ने इतने सारे चेंजेस करने के बाद, दोबारा से मोनार्की को लागू करने के बाद, दोबारा से सोशल हायरार्की को इम्पोज करने के बाद, चर्चेज के लीडर को पावर देने के बाद एक क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ वियना जो है 1815 में साइन किया। और इस ट्रीटी को जो है, ठीक है, इस ट्रीटी को, दिस ट्रीटी वाज हॉस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच, ठीक है। तो इस ट्रीटी को इनिशिएट और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, वो कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है। इस ट्रीटी को जो है इनिशिएट जो कर रहे थे, ठीक है, होस्ट कर रहे थे, तो ऑस्ट्रिया के थे ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच, ठीक है, ड्यूक मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच जो थे इस ट्रीटी को होस्ट कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि इस ट्रीटी के तहत भी बहुत सारे बदलाव जो है यूरोप में किए गए। अब हम चेंजेस को देखते गए हैं, अब हम चेंजेस को देखेंगे कि इस ट्रीटी के तहत, मतलब अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, व्हाट चेंजेस वर मेड बाय द कंजर्वेटिव्स। तो इस ट्रीटी के तहत इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी को, ठीक है, फ्रांस में दोबारा से पावर दे दिया। द बर्बन डायनेस्टी was restored in फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस में दोबारा से जो है वो बर्बन डायनेस्टी का जो है रूल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंज जो इस ट्रीटी के अंदर हुआ कि सीरीज ऑफ स्टेट, ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप along France borders to prevent future expansion, okay, to prevent future expansion। उसके बाद इस ट्रीटी के अंदर और क्या हुआ, तो प्रूसिया जो था, ठीक है, प्रूसिया वाज given important new territories on its western border, इसके बाद 4 में देखेंगे Austria was given control of northern Italy, उसके बाद पांचवा चेंज जो इन लोगों ने किया, ठीक है, वो है रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। तो हम देख रहे हैं, ठीक है, सो अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, तो ट्रीटी का मतलब होता है संधि। इन चार देशों ने, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और प्रूसिया ने मिलकर एक संधि की, ट्रीटी, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वियना 1815। और इन चारों कंट्री ने ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर बहुत सारे बदलाव किए। मतलब ये लोग आपस में कि भैया तुम ये रख लो, हम ये रख लेते हैं, तुम ये रख लो, तुम ये रख लो, आपस में इन लोगों ने बंटवारा कर लिया। और इस ट्रीटी के अंदर इन लोगों ने जो पहला चेंज किया वो था दोबारा से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी जो थी उसको वहां पे पावर दे दिया, उसको सत्ता में ला दिया।
दूसरा चेंज, इन्होंने फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मतलब छोटे छोटे राज्य को बसाया, ताकि जो है फ्यूचर में, ठीक है, फ्रांस जो है अपने टेरिटरीज को, ठीक है, अपनी जमीन का एक्सपेंशन ना कर सके, मतलब उससे आगे वो ना बढ़ सके। थर्ड चेंज जो इन लोगों ने किया, प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, और वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रूसिया को जो है और भी कोई जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी उसको दिया गया। चौथा जो चेंज इन लोगों ने किया, तो ऑस्ट्रिया को, ठीक है, नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल दे दिया गया, भैया तुम नॉर्दर्न, जो इटली का नॉर्दर्न पार्ट है, तुम उस पे, तुम्हारा कब्जा उस पे रहेगा। और साथ ही साथ पांचवा जो चेंज है, ठीक है, पांचवा चेंज है, रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और रसिया को जो है पोलैंड का कुछ हिस्सा जो है, पोलैंड का कुछ टेरिटरी जो है वो दे दिया गया। तो इस ट्रीटी के बाद यहाँ तक हम समझ चुके हैं, यहाँ तक आने के बाद, इस ट्रीटी के बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव जो थे वो पूरे पावर में आ गए थे। मतलब अब जो है यूरोप में, फ्रांस में जो है सिर्फ कंजर्वेटिव का ही पावर था, कंजर्वेटिव जो थे वो पूरे फॉर्म में थे, और पूरा सत्ता जो है, पूरा चाबी जो है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है इनके कंट्रोल में था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था कि जितने भी नेपोलियन ने चेंज किया, तो नेपोलियन के चेंज को इन लोगों ने चेंज कर दिया। तो नेपोलियन जो चेंज किया यूरोप में, तो नेपोलियन के चेंज को कंजर्वेटिव ने भी, जो चेंज नेपोलियन ने किया, तो नेपोलियन के चेंज को कंजर्वेटिव लोग ने चेंज कर दिया। लेकिन उसके सारे बदलावों को इन लोगों ने चेंज कर दिया, लेकिन जो नेपोलियन ने एक चेंज किया था, उस चेंज को इन लोगों ने अनचेंज रहने दिया, जो कि था द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक जो चेंज था नेपोलियन ने जो है अपने टाइम पे किया था, 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया था, एक समूह बनाया था। तो इस चेंज को जो था कंजर्वेटिव लोग ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। और अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि बैटल ऑफ वाटरलू किसके किसके, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, और एक तरफ नेपोलियन था। इसमें जो है नेपोलियन जो है इस बैटल को लूज कर जाता है, और इसमें ये चारों जो कंट्री थे, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इसमें इन लोगों की जीत होती है। उसके बाद तो इसी को बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद जो है जो ये चारों कंट्री हैं, ये चारों कंजर्वेटिव थे, ये लोग सोसाइटी में कोई भी चेंज देखना नहीं पसंद करते थे, ये लोग चाहते थे कि दोबारा से मोनार्की रिस्टोर हो। और बहुत सारे बदलाव करने के बाद इन लोगों ने, फिर चारों कंट्री ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वियना बोला जाता है, 1815। फिर उस ट्रीटी के तहत इन लोगों ने बहुत सारे टेरिटरीज को आपस में एक दूसरे के साथ बांटा। अब जो है यूरोप में और फ्रांस में खास करके क्या है कि अब यहाँ पे कंजर्वेटिव जो है वो पावर में आ जाते हैं, और इन्हीं की चलती है। और नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे चेंज को इन लोगों ने चेंज कर दिया। बस एक चेंज को इन लोगों ने उसको मतलब नहीं छुआ, जो कि था द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को, ये नेपोलियन द्वारा जो किया गया था, इसको इन लोगों ने अनचेंज रहने दिया। अब इसके बाद जब हम देखेंगे कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द रिवोल्यूशनरीज। मतलब जब ये कंजर्वेटिव जो थे यूरोप में जब उभर रहे थे, तो इनको दबाने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए हम देखेंगे कि यूरोप में अलग अलग सेक्रेट सोसाइटी, सोशल ग्रुप जो है वो सामने आएंगे, जो यूथ जो है वो सामने आएंगे और इनका मुकाबला करेंगे, और फिर से वो चाहेंगे कि फ्रांस में जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है एस्टैब्लिश्ड हो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द रिवोल्यूशनरीज, और उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप, सोशल प्रेशर ग्रुप वेयर इंट्रोड्यूस एंड दे अपोज द वे ऑफ रूलिंग ऑफ कंजर्वेटिव। तो ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का जो समरी जो है, यहाँ आप यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का जो है समरी जो है वो मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।